औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, एक सवाल है जिसका जवाब बहुत सारे लोग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट 1.5 ईयर पीपल वर लाइक कि जब भी बाज़ार 25% 30% बढ़ेगी, पीपल विल से व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट वर द ट्रिगर्स, और आगे अब करेक्शन है या बाज़ार ने फ़र्दर आगे जाना है। सो ये सफ़र 40,000 से 1,60,000 के लेवल तक हमने देखा। इसको आप एक बुलिश ट्रेंड कह सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में कभी भी ऐसी करेक्शन नहीं आई जिससे लोगों को मंदी की याद ताज़ा हो। सो बुलिश स्पेल कंटिन्यूज़ अनअबेटेडली। आज हम इस सवाल के जवाब में निकले हुए हैं कि ये कब तक जारी रह सकता है, इसके मज़मरात क्या हैं। मईशत के ऊपर बहुत थोड़ा सा असर होता है, बट इंडिकेटर तो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसके ड्राइवर्स क्या हैं, ट्रिगर क्या हैं, और जो ग्लोबल सिनारियो में जो भी कुछ हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स में मिडल ईस्ट की जो भी कुछ हो रहा है, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड ख़रीद रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड इज़ मेकिंग न्यू हाइज। साथ ही साथ बाज़ार हिस्स ने भी 22 साल के रिकॉर्ड्स को बीट किया है। सो पाकिस्तान क्या इस सारे आलमी मंजरनामे का कोई बेनिफिशरी है? पाकिस्तान जो ग्लोबल फाइनेंस में चाइना और यूएस एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ऑयल को लेके जो कुछ हो रहा है कि नॉन डॉलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग की जाए, कोई करेंसी लेकर आई जाए, और अमेरिका जहाँ पर अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी देख रहा है वो क्रिप्टो करेंसी है, रियल वर्ल्ड एसेट है। दीज आर द थिंग्स दैट वी विल ट्राई एंड टच बेस विद अमार हबीब, हु हैपन्स टू बी अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। बहुत अच्छी ग्रिप है मईशत पर इनकी। NIT के लिए आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, और आजकल पाकिस्तान इन्हें रिगार्ड करता है बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज एंड ग्रिप ऑन द इकोनॉमी। अमार, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नानी भाई, थैंक यू। Amar, how do you look at the global economic landscape? What is happening globally with the dollar, with the other asset classes, and going forward आपको मईशत का आलमी मंजरनामा कैसे दिखता है? आई थिंक सनी भाई, इसमें व्हाट वी सीइंग इज अ ग्लोबल, जैसे कहते हैं, डिबेसमेंट ऑफ द डॉलर कीप्स ऑन लूजिंग इट्स वैल्यू। और दिस इज व्हाई वी सी के जो गोल्ड है, गोल्ड में काफी ज्यादा फ्लोज हमें नजर आ रहे हैं। सो मच सो इवन ऑन इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस गोल्ड ने जो अपना हाई करा था 1980 या 81 में, उसको भी वो एक्सीड कर चुका है। तो वो फ्लो जो है, हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल फ्लोज वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, विच मीन्स द फेथ इन द यूएस डॉलर, शायद आप इसको बोल सकें, मगर उसमें भी बहुत टाइम है। वो राइट, आहिस्ता आहिस्ता राइट। वो कम हो रहा है, बिकॉज द यूएस ऑल्सो वांट्स टू डीवैल्यू इट्स करेंसी, ताकि उनकी एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ सकें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो हो रही है। और टैरिफ की वजह से अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो है, कोई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, वहाँ की प्रोडक्शन की जो है काफ़ी पिवट हो रहे हैं इधर से उधर। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, इसको कहते हैं। जो एक स्टैंडर्डाइज जिसे कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था पिछले मेरे ख्याल से 25 से 30 साल से, उसका थोड़ा सा जो है वो एक रीसेट हमें नज़र आ रहा है। एंड यू सी अ लॉट मोर इंडस्ट्रियल आउटपुट कमिंग फ्रॉम चाइना एट दिस पॉइंट, या मोर टेक ओरिएंटेड आउटपुट कमिंग फ्रॉम चाइना एट दिस पॉइंट देन द यूएस। सो ये जो अमेरिका के अगर हम स्टॉक्स को देखते हैं तो 7-8 स्टॉक्स हैं जो कि AI ड्रिवन हैं, और जो होल्ड करते हैं कोई 59% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द US। चाइना को जब हम देखते हैं तो वो AI में कोई सरप्राइज़ दे देता है US को। सो अगर ये AI का जो आप कहें बबल है, ये बस्ट होता है, तो ये अमेरिका के लिए कितना ख़तरनाक होगा। और जो चाइना रिटेलिएट कर रहा है विद द टैरिफ, ये अमेरिका के लिए कितना सस्टेनेबल है? देखिए, सस्टेनेबल तो अमेरिका के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप देखें ना, जितने आउटपुट या जो नया टेक्नोलॉजी का जो आउटपुट चाइना से आ रहा है, यूएस इज़ नॉट इवन कमिंग क्लोज टू दैट। आप मैं क्लासिक एग्जांपल होगी ऑटोमोबाइल्स की, कि इलेक्ट्रिक कार्स में या सोलर पैनल्स में या विंड फार्म्स में, किसी भी नई टेक को अगर आप देख लें, ऑल ऑफ दैट इज़ एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ चाइना। इवन माइक्रो प्रोसेसर्स और चिप्स में भी जो है, द चाइनीज आर गेनिंग फुट स्ट्रेंथ, जो कि पिछले 3 से 4 साल में इन्होंने जो है इस पे ज़्यादा काम करना शुरू किया है। सो इट इज़ डेफिनेटली अ थ्रेट, एंड दिस इज़ वाई वी सी बहुत ज़्यादा
टैरिफ अब आपको नजर आ रहे हैं ऑन चाइनीज इंपोर्ट। फॉर एग्जांपल चाइनीज इलेक्ट्रिक कार्स हैं, देर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मगर आप नॉर्थ अमेरिका में या यूरोपियन यूनियन में उनको आप नहीं खरीद सकते बिकॉज उनमें टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाए गए। तो ये चीज़ तो अभी हो रही है, एंड देन वी विल सी के इवेंचुअली हु इज एबल टू कम्पीट बेटर। बट ये जो अलाइनमेंट है आप रीजन में भी देखें, यानी वो चीज़ें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। यानी वो लोग जो आपस में दस्तगिरबा हुआ करते थे, एक सेपरेट इकोनॉमिक टेरिटरी में हो रहे होते थे, वो अब एक साथ अलाइन हो रहे हैं। आपको भी इस तरह का मंजरनामा नज़र आता है कि दिस इज़ द वर्ल्ड इज़ लाइक यूएस और एंटी यूएस when it comes to economy, when it comes to petrodollar, when it comes to marginalizing the dollar? नहीं, आई थिंक हमेशा से कुछ ना कुछ एक रहा है, देयर इज ऑलवेज बिन एंटी साइड, मगर वो इतनी स्ट्रेंथ उसकी नहीं थी। अगेन दिस स्टिल डज नॉट मीन कि जी एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड इन अ डिजास्टर और एनीथिंग। थोड़ी सी पिवट हो रही है, डिफरेंट वन जिसे कहते हैं ब्लॉक्स बन रहे हैं। पहले तो यूएस हैड अ मोर ग्लोबल रोल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग ट्रेड या मैनेजिंग फ्लोज ऑफ कैपिटल। आई थिंक वो चीज़ हमें थोड़ी सी जो है स्लोली स्टेडली कम होती हुई नजर आ रही है, एंड दैट इज मोर आई थिंक डेलिबरेटली देन एनीथिंग एल्स कि जी पहले दुनिया भर में इनके मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हर जगह होती थी, आहिस्ता आहिस्ता देर स्केलिंग बैक सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ डेलिबरेट थिंग देन एनीथिंग एल्स। तो इंस्टेड ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें एक ही सुपर पावर हो, वी मे इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। And you see US economy coming out of the current situation जिसमें बात होती है कि शट डाउन भी करना पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट को भी उन्हें इन्हेंस करना पड़ेगा। एंड यू थिंक कि लॉन्ग टर्म में US बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज विल बी एबल टू सस्टेन? बिल्कुल जी, ऐसा है। वो नहीं, वो रहेगा। देखें, द शेयर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जो सॉफ्ट पावर है दैट कंटिन्यूस है, उसके तो कोई डिनायल है ही नहीं। राइट। एंड द काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट या टेक आउटपुट अभी जो उनका है दैट विल कंटिन्यू टू बी देयर। इवन अगर आप अभी देख रहे हैं जैसे टॉप 20 कंपनीज इन द वर्ल्ड मार्केट कैप के हिसाब से 15 या 16 उसमें से यूएस की होंगी। सो दैट रिमेन्स, और इसका तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, मगर वो किस तरह आगे जाके डोमिनेट करता है दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन। पाकिस्तान इस सारे मंजरनामे में आपको कहाँ नज़र आता है हमार? पाकिस्तान इज अ राउंडिंग एरर इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ओके। मेरे ख्याल से वो ज्यादा वो सोचते हैं इस बारे में। हम ओके। वी डू नॉट हैव दैट टेक्नोलॉजी बेस, वी डू नॉट हैव दैट कैपिटल बेस। तो जहां से थोड़ा बहुत कहीं भी अटैच होकर पैसे निकाल लें, थोड़ी बहुत ग्रोथ निकाल लें, वी गॉट अ 250 मिलियन पॉपुलेशन। राइट। तो आई थिंक उसमें ये है कि वी शुड एटलीस्ट ग्रोइंग एट 4.5 to 5% और ऑन एनुअल बेसिस अगले 25 से 30 साल के लिए। दैट शुड बी द प्ले कि हाउ डू यू डू दैट, रिगार्डलेस कि जी किसके साथ की भी आपकी अलाइनमेंट और नेशनल इंटरेस्ट शुड कम फर्स्ट। अब ये जो बात दुनिया में हो रही है कि what is the alternative to dollar, and the China is leading kind of this thought process. आप ये वाली चीज़ किसी जगह परवान चढ़ते हुए देख रहे हैं, या आप देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम US will come out of this situation? नहीं, आई थिंक इसमें जो है ना, व्हेन वी से व्हाट इज द अल्टरनेट टू द डॉलर, व्हाट डू वी इवन मीन बाय दैट कि डॉलर जो है, व्हाई डू यू इवन नीड अ फॉरेन करेंसी? यू नीड अ फॉरेन करेंसी टू ट्रेड इन। Yeah. ठीक है, ट्रेड करने के लिए होता है। अगर इफ चाइना इज सो कंफर्टेबल विद इट्स ओन करेंसी, देन भी चाइना शुड बी ट्रेडिंग, इट्स द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। बाकी सबसे भी युआन में करे, क्यों नहीं करता युआन में? व्हाई इज द युआन स्टिल पेग टू द यूएस डॉलर? देयर इज अ रीजन कि चाइना खुद डॉलर के पीछे नहीं छोड़ा। जब चाइना डॉलर के पीछे खुद छोड़ेगा तो बाकी ऑटोमेटिकली चीज़ नहीं। जब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो दुनिया में Yeah. के, तो यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन युआन एज वेल। पाकिस्तान जितनी भी इंपोर्ट करता है चाइना से, मेरे ख्याल से 12 से 14 अरब डॉलर की शायद इंपोर्ट है, तो वो सारी डॉलर बेस्ड होती है। व्हाई डजंट पाकिस्तान पे चाइना इन युआन? वो ये जो युआन में पे बात करना शुरू कर दे इतना का समझ हीरो है तो। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ये जो बात होती है कि US हैज़ क्रिएटेड 35 ट्रिलियन USD डेट, और जो दुनिया की ट्रेजरीज हैं, रिज़र्व होल्डिंग एंटिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अब इस बात को संजीदगी से सोच रहे हैं कि जो डॉलर रिज़र्व्स हैं उनको कम किया जाए। कुछ लोग इसमें इस हद तक भी सिनिक बातें कर जाते हैं कि ये शायद इस पर डिफ़ॉल्ट भी हो जाए। यू सी दिस हैपनिंग 2050, 2060, 2070? नहीं नहीं, डिफॉल्ट इज अ वेरी, वो देखें डिफॉल्ट
को तो अवॉइड करना बहुत आसान काम होता है, इन्फ्लेशन ले आओ, ऑटोमेटिकली डेट जो है वो एडजस्ट हो जाता है। राइट। सो डिफॉल्ट इज नॉट समथिंग एनीवन शुड बी वरीड अबाउट एट दिस पॉइंट, और एनीवन इज वरीड अबाउट। द प्रॉब्लम इज द यूनिलैटरल कंट्रोल। ये केस जो अभी जो नजर आता है हमें, वो रशिया केस में नजर आता है कि रशिया के जितने भी एफएक्स रिजर्व्स थे, तकरीबन जो 350 400 अरब डॉलर के, वो जो है ब्लॉक कर दिए गए थे। राइट। ठीक है, दे वर ब्लॉक बाय द यूरोपियन यूनियन, दे वर ब्लॉक बाय डिफरेंट एंटिटीज। तो दैट इज अ प्रॉब्लम के वट एवर रिजर्व जो यू हैव आर द इवन योर रिजर्व, अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये वाला एक्सेस is more important than say a particular default. So I think this is a question everyone would be asking, how do we diversify, how much do we diversify, ताकि we can retain as much control as possible. And that's why you see a lot more central bank capital moving into gold than other currencies to improve reserves. बहुत क्लैरिटी से आपने समझा दिया कि ये वो चीज़ है जो इनडेफिनेटली चल सकती है। बट वेयर इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन कि ये वाली जो टसल है, ये वाली जो सिचुएशन है गुमगों की, ये कितना लास्ट कर सकती है? एंड आई एम टॉकिंग प्योरली इन टर्म्स ऑफ कि यू व्हेन वेयर डू यू सी द गोल्ड स्टॉपिंग और यू सी I दिस वे? think उसानी भाई, ये तो आपको पता है, नो वन नोज, ओनली फूल्स एंड नो नो के जी टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा। राइट। गोल्ड अगर आप देखें, मतलब इफ यू आस्क मी एज अ प्योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, तो उसमें देर शुड बी X% आपका जो कैपिटल है या एसेट है, कुछ ना कुछ उसमें गोल्ड में होना चाहिए, जो 5% 10% हो। सारा राइट। भी नहीं होना चाहिए, मगर थोड़ा बहुत होना चाहिए। राइट। फिजिकल गोल्ड में होना चाहिए, और सिंथेटिक में नहीं होना चाहिए, जो कि आजकल चल रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि लॉट ऑफ सिंथेटिक गोल्ड, यानी कि जो ट्रेड हो रही है, ठीक है, वेदर वो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही हो या ETF के टू ट्रेड हो रही हो, इतना गोल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है जितनी उसकी ट्रेड हो रही है। या सो एक्सेस या होल्डिंग फिजिकल गोल्ड इज मच मच मोर डिफरेंट देन जस्ट होल्डिंग अ राइट टू अ गोल्ड विच मे नेवर एग्जिस्ट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद अमार से समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में ये जो डिबेट है या बातचीत है कि रियल वर्ल्ड एसेट हो, टोकनाइजेशन हो, क्रिप्टोनाइजेशन हो, ये अमेरिका के जो दुख दर्द हैं वो उसको अवॉइड करने में कितना मददगार हो सकता है। और जो डिजिटल वॉलेट्स के लिए बड़ी क्लियरली बात कही जाती है कि डिजिटल वॉलेट्स विल गिव मोर कंट्रोल टू US देन द डॉलर एंड द गोल्ड। समझने की कोशिश करेंगे अमार से। डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हम वक्फे से पहले अमार से समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो आलमी मंजरनामा है मईशत का, इसमें जो तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान कहीं से किसी चीज़ का बेनिफिशरी हो सकता है या नहीं हो सकता। अमार ने भी वही बात कही जो अक्सर इंटेलेक्चुअल करते हैं कि भाई एक काम करने वाला इंडिविजुअल है, मुजाहिद है, उसके लिए बहरहाल राउंडिंग एरर में छोटा मोटा काम निकल के आ सकता है। व्हेन इट कम्स टू मिडल ईस्ट, पाकिस्तान हैज़ अ रोल व्हेन इट कम्स टू गिविंग इंडिकेशंस कि क्रिप्टो इज़ समथिंग कंट्रीज़ आर अडॉप्टिंग, पाकिस्तान टेक्स द लीड। बट ये वाली बात कि ये जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं पाकिस्तान में, इसके लिए बातचीत होती है कि सिर्फ प्रॉपर्टी में जो रियल वर्ल्ड एसेट हैं उसकी जो वैल्यू है वो 550 खरब से ज़्यादा है। फिर आप माइंस और दूसरी चीज़ों की बातचीत कर लें। सो ये वाली बातचीत कि अमेरिका कितना ज़्यादा इस चीज़ में सक्सेसफुल होगा कि वो रियल वर्ल्ड एसेट के टोकन्स और क्रिप्टो की तरफ दुनिया को ले जाए और इसको एज अ करेंसी रिजर्व्स के रिप्लेसमेंट के तौर पे ला सके, इसमें इस बात में कितना दम है और अमेरिका इसको कितना परस्यू कर रहा है? अमार साहब, ओवर टू यू। आई थिंक इसमें बेसिकली जो बात हो रही है कि डिजिटल, सबसे पहली बात शानी भाई इसमें वही आती है क्रेडिबिलिटी की, वेदर द क्रेडिबिलिटी एग्जिस्ट। जैसे हमने रशियन सैंक्शंस की बात करी, वेयर डॉलर्स वाज एसेंशियली लॉक्ड आउट, तो हु कंट्रोल्स इट? या Do you control the digital currency or not? That is the question. Is digital currency a legitimate alternate for any kind of reserve which you cannot control? That is also a question. If क्वेश्चन। can the digital currency, जो digital currency है वो किसी भी दिन कोई ना कोई वाइप आउट कर देगा, that is a problem. तो उसमें आई थिंक एक हद तक ये बात सही होती है, मगर एंड देन अब जो है वो सेंट्रल बैंक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रियलाइज करना शुरू कर रहे हैं कि जी हाउ मच कंट्रोल डू यू हैव। अगर आपका
पेपर करेंसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो डिजिटल करेंसी के ऊपर तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा. सो आई थिंक दीज आर द कॉन्वर्जेशंस दैट विल हैपन एंड दिस इज व्हाई यू सी कि जो गोल्ड है या जो भी प्रेशियस मेटल है उनकी प्राइसेस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है बिकॉज एटलीस्ट यू हैव कंट्रोल ओवर देम. उनको आप होल्ड कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं, बट रादर देन डिजिटल करेंसी विच इज बेसिकली कंप्लीटली नॉट इन योर कंट्रोल. अच्छा, तो हमारा अब थोड़ी सी हम बातचीत पाकिस्तान की मईशत पे कर लेते हैं। आपने समझा दिया कि इस आलमी मंजरनामे में मईशत के पाकिस्तान का इतना कोई क्लियर रोल नहीं है, लेकिन कैमरामैन और लाइटमैन का किरदार तो है और थोड़ी बहुत मजदूरी। बहरहाल पाकिस्तान की मईशत के लिए शौकत तरीन अक्सर कहते थे, एंड राइटली सो, कि हमारी छोटी सी मईशत है, 10-12 अरब डॉलर से कभी भी इसमें ट्रैक्शन आ जाती है. So you see some dollar coming in because of the Gaza thing, because of what we are doing with US, because whatever we are doing to please US and Trump, you see some kind of stability coming into Pakistan's economy because on this account. देखिए, इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी डॉलर आते हैं ये खतरनाक डॉलर होते हैं. दिस इज व्हाट आई से, दिस एक्चुअली हर्ट्स योर ग्रोथ इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान. Right. अगर आप ये बोलो कि आज मुझे कहीं से डॉलर मिल जाएंगे बिकॉज मैं कोई एक्स या वाई सर्विस दे रहा हूँ, Yeah. और जो भी फिर अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान होगा वो फिर से आप उसको बैक बर्नर पर चला जाएगा, उसके आप फिर से कोई काम नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये आ भी जाए तो इससे कोई मतलब कोई बहुत कोई अनोखा काम नहीं हो जाएगा. साल दो Right. साल 3 साल के लिए आपको ग्रोथ मिल जाएगी 5-6% की, फिर आप वापस आ जाएंगे. मतलब सानी बात, बात सारी ये है कि फॉर एवरी 1% ओवर 3%, 3% की ग्रोथ मैक्स हम ले सकते हैं Yeah. बिकॉज हमारी पॉपुलेशन 2-2.5% पे चलती है. 3% की ग्रोथ से ज्यादा आपने करना है, अगर 4% करनी है उसके लिए आपको तकरीबन $8 अरब चाहिए होते हैं. फॉर एवरी 1% ऑफ एडिशनल ग्रोथ Yeah. यू नीड $8 बिलियन. 5% के लिए यू नीड $16 बिलियन एनुअली, Hmm. बिकॉज ये हमारा इकोनॉमिक मॉडल जो है Yeah. वो ऐसा है कि हम हेविली इंपोर्ट बेस्ड है. हंड्रेड Right. परसेंट ऑफ आवर जीडीपी, यानी जितनी भी जीडीपी हमारी है वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन है जो कि इंपोर्ट से चल रही है. Yeah. तो ये सस्टेनेबल नहीं है. इस चीज को चेंज होना है, कब चेंज होना है, कैसे चेंज होना है, ये देखने वाली बात है, मगर ये चीज सस्टेनेबल नहीं है. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये जो हमारी बाज़ार हिस्सेस है, और अब देखें उस फेज से तो माशाल्लाह हम निकल आए कि लोग डिफ़ॉल्ट से बार बार डराएं और इंडेक्स को 30,000 40,000 के लेवल पर ही घुमाते रहें। उधर से तो हम बाहर आ गए हैं। अगर पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीज़ों को ठीक करना हो, तो एक तरफ तो हमें दिखता है कि मोहम्मद अली इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. कल भी ये जो पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक है ये हमने यूएई को दिया, और कोई 17-18 और कंपनीज हैं जिसके लिए ही इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. बट यू सी दिस एज अ सोल्यूशन कि आप चीज़ें बेचते रहें और गुजारा होता रहे, और यू सी समथिंग एज लॉन्ग एंड सस्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. नहीं, देखें, what मोहम्मद अली साहब इज डूइंग इज वंडरफुल. इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एसेट्स टू सेल. इतना मुश्किल काम है इन चीज़ों को बेचना को. हम जो बात करें ना चीज़ों को बेचते रहो, उसमें कुछ है नहीं बेचने का. आप सिर्फ अपना जो लॉस है, जो उसको आप सेटल कर रहे हो, उसको आप कम कर रहे हो. कोई मुनाफा आप किसी को नहीं दे रहे हो, क्योंकि जो हालात हैं, जिन इंस्टीट्यूशन की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, वो तो आपका फिजिकल एक बर्डन डेफिसिट. थे आपके ऊपर, जिसको वो बर्डन है उनके ऊपर, वो डेफिसिट है आपके ऊपर, जिसको आप सेटल कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा बंदा कर देगा. तो मतलब ये तो वाकई तो जन्नती काम है यार एट या दिस पॉइंट, कि वो आप ऐसी चीज बेचना है जिसका कोई खरीदने को राजी भी नहीं है. तो एक तो ये चीज़ है. तो एसेट, हमारे एसेट बहुत अनोखे नहीं हैं जिसके लिए जो है ना वो बहुत सारे लोग जो हैं लड़ मर रहे हैं कि हम ये खरीद लें आके. तो उसमें रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है. उसको किस तरह मैनेज करना है, उसको किस तरह इफेक्टिवली आगे लेके चलना है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. वो काम हो रहा है, मगर दिस इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन. फिजिकली हम किस तरह चीज़ें मैनेज करते हैं, टैक्स रेट्स किस तरह मैनेज करते हैं, नई इन्वेस्टमेंट किस तरह करवाते हैं, नई इन्वेस्टमेंट रियल इकोनॉमी में किस तरह करवाते हैं, वजह इसके कि अब रियल स्टेट में या लैंड में जाएं. आई थिंक दीज आर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. ये बताएं अमार कि ये जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि लॉन्ग एंड सस्टेन अगर किसी स्ट्रेटजी की बातचीत हो, तो बिजनेसमैन सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको बार बार रेस करते हैं. वो कहते हैं कि आप ईज़ ऑफ डूइंग और ये वन विंडो, इन सब चीज़ों को साइड में रख दें. सिर्फ जो एनर्जी की कॉस्ट है, एनर्जी के जो रिफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर बातें नहीं करें, अमल करें. सो व्हाट हैज़ जस्ट हैपेंड विद द सर्कुलर डेट, you see this as a long and sustained solution, and you see
कि इसमें फर्दर जो सर्कुलर डेट है उसकी क्रिएशन भी रुकेगी और एनर्जी अल्टीमेटली सस्ती होगी? हाउ डू यू एंड फाइनली हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस कॉल कि ये 2.5 और 3 ट्रिलियन का जो डेट है जिस पे 3 रुपये 10 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली बढ़ी है, ये वाला एज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटजी ये स्टेप ठीक है या इसमें कोई बेहतरी गुंजाइश है? देखिए, इसमें एनर्जी जो है, एनर्जी इज़ अ प्रॉब्लम, एनर्जी पे काफ़ी काम भी हो रहा है। मगर ये चीज़ उस वक्त तक सॉल्व नहीं हो सकती जब हमारा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको कि यहाँ पे अभी भी जो है, जितनी भी बिजली, अगर 100 यूनिट बिजली के जनरेट होते हैं तो उसमें से तकरीबन 14 से 15 यूनिट जो है वो चोरी हो जाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ सेंटर्स में, या वटेवर आप उनको बोलते हैं, ठीक है। अब 14 से 15 यूनिट अगर कोई चीज़ चोरी हो रहे हैं, सबसे पहले तो आपने चोरी रोकनी है। जब तक आप चोरी नहीं रोकेंगे, वो सर्कुलर डेट को आप हल नहीं कर सकते सस्टेनेबली। बहुत सीधी सी बात है। मैं तो वही वाली चीज़ है ना, आप कोई चीज़ बना रहे हो, आप 100 रुपए की चीज़ है, अगर कोई 100 रुपए 100 आइटम किसी के निकाल रहे हो और डेली बेसिस पे जो भी आप 100 चीज़ें बनाओ उसमें से 15 चोरी हो जाए, तो आप नफ़े में कभी रह ही नहीं सकते। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि 15% लॉस पे जो है, 15% थेफ्ट पे प्रॉफिटेबल रह सके। तो सबसे पहले तो आपने चोरी को खत्म करना है। चोरी को आपने किस तरह खत्म करना है? आपने चोरी को क्रिमिनलाइज करना है। बिजली की चोरी करंटली जो है, दैट इज नॉट क्रिमिनलाइज्ड। ठीक है, सो दिस इज एसेंशियली लीगल इशू एट दिस पॉइंट कि जी, क्या हम बिजली की चोरी को एक्सेप्ट करें और आगे चलते राइट। रहें? अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, चोरी कम कर लेते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका सर्कुलर रेट जो कम होना शुरू हो जाएगा। ये इवेंचुअली रिफॉर्म्स इतने हो गए हैं, चीज़ें काफ़ी ऐसी हो गई हैं कि बहुत सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं। मगर अब ये चोरी का और रिकवरी के जो इश्यूज हैं, ये एक फंडामेंटल चीज़ है जिसको रिफॉर्म करे बगैर हम कंपेटिटिव नहीं हो सकते। बिजली के भी चाहे हम कुछ भी कर लें। देखिए ये वाली एग्जैक्टली बात इसी तरह पिंडी चैम्बर में हुई और उस उनके जो डिप्टी चीफ थे उन्होंने कहा कि देखो, पाकिस्तान के अंदर रिश्वत सतानी हो, थेफ्ट हो, ये बहुत ही बेसिक और बुनियादी सी चीज़ है जो हर बिज़नेस के साथ है। अगर पॉलिसी इन चीज़ों को सामने रख के बनाई जाए तो इस सवाल का जवाब निकाला जा सकता है। और उन्होंने कहा कि अगर इसके अंदर किसी के मफादात जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को एक शहर में क्यों नहीं इजाज़त दी जाती? वो आ जाएंगे तो वो इस थेफ्ट के भी मसाइल का हल निकाल लेंगे, एफिशिएंसी भी ले आएंगे और प्राइस को भी नीचे ले आएंगे। यू एग्री विद दिस नोशन और आर्ग्यूमेंट? बिल्कुल जी, ऐसा ही है कि ये फंडामेंटल बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है जो कि आपने रिजॉल्व करनी है। बाकी सब ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। दिस इज एन व्हाट नीड्स टू बी डन। देखिए ना, जो भी चीज़ें सब बेसिक एलिमेंटल लेवल पे ये होती है, या तो आप नफे में कोई चीज़ बेच रहे हो या नुकसान में बेच रहे हो। अगर नुकसान में बेच रहे हो, नुकसान में क्यों बेच रहे हो? क्या आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है या इनएफिशिएंसी ज़्यादा है? इस केस में इनएफिशिएंसी ज़्यादा है, इस केस में चोरी ज़्यादा है। इस चीज़ को आप रिजॉल्व कर लेंगे, ऑटोमेटिकली वो चीज़ सेट हो जाएगी। एंड यू ऑल्सो अग्री कि ये जो 5 रुपये पर यूनिट बिजली जो थेफ्ट में बढ़ रहे हैं और जो चोरी हो रही है वो एक गरीब शख्स की बातचीत है और ये एक पॉलिसी मैटर है जिसको मेरा ख्याल है कि कौमी असम्बली या किसी सेक्रेटरी फाइनेंस को देखना चाहिए कि यार ये शहर में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिलना चाहिए। एंड यू थिंक कि नहीं, ये वो गवर्नमेंट? उस पे ऑलरेडी काम हो रहा है कि एक शहर में जो है एक से ज़्यादा बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी, ताकि कंपटीशन उसमें क्रिएट हो। उसमें वो ऑलरेडी काम हो रहा है। मगर जो आपने असेंबली की बात करी, ये जो चोरी वाला इशू है, ये नेशनल असेंबली के लेवल का है। दिस इज अ लॉ नीड्स टू बी पास, और लॉ नीड्स टू बी इन्फोर्स एट दिस पॉइंट, ताकि इसका कुछ किया जा सके। क्योंकि और ये सिर्फ गरीब नहीं है, हर तबके का जो घर है वो चोरी कर रहा है। अमीर ज़्यादा चोरी करते हैं, गरीब कम चोरी करते हैं। क्योंकि और ये आपको डेटा जो है हर जगह आपको बेसिकली यही शो कर रहा है। अच्छा हमारा थोड़ा सा, बिकॉज हमारे पास 2 मिनट बचे तो मैं चाहूँगा बाज़ार एसेस के ऊपर आप थोड़ा सा एनालिसिस दें, तज्जिया दें कि आपकी नज़र में जो बाज़ार है इन लेवल के ऊपर इस सिचुएशन में यू सी दिस सस्टेनिंग। और अगर किसी को जर्नल सी एक एडवाइस देनी हो कि भाई कॉशियस हो, केयरफुल हो, योर फाइनल वर्ड ऑन द कैपिटल मार्केट, हाउ डू यू लुक एट द थिंग्स राइट नाउ? देखें, कैपिटल
कैपिटल मार्केट की अगर बात करते हैं, लोग कहते हैं कि जी बाजार बहुत ऊपर आ गया। मेरा तो कहना ये है कि बाजार ने सिर्फ अभी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करा है। राइट। यानी कि अगर आप 2017 से कंपेयर करें, 2017 से लेकर 2025 तक तकरीबन की 125% इन्फ्लेशन हुई है, 125 to 150% रफली इन्फ्लेशन हुई है। अभी इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट हुई है, ठीक है। अब जो है री रेटिंग का जो मरहला है वो शुरू होगा। री रेटिंग का मरहला उस वक्त ही शुरू होगा जब आपकी कोई ना कोई ग्रोथ आएगी, कोई ना कोई आपके जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगेन वही वाली बात है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि बाजार हो सकता है कल से पीछे जाना शुरू कर दे, या हो सकता है कल से 2 लाख पॉइंट और ऐड कर दे। नो वन नोज अबाउट इट, ठीक है। मगर बात सारी ये है कि इक्विटी मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, एंड हर किसी को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और रिश्ता करना चाहिए कम से कम 15 से 20 साल का व्यू ले। अगर आपका व्यू ये है कि ये 3 महीने 6 महीने में साल में क्या होगा, तो बेहतर ये है कि आप उसमें ना करो। इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल बाजार का लेवल शुड नॉट मैटर। अगर आपका 15 साल या 20 साल का व्यू है, अगर उससे कम है तो आप ना ही करें तो बेहतर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त अमार, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत शुक्रिया इजाज़त सानी। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे अमार हबीब। ही हैपन्स टू बी अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, और जैसे मैंने इंट्रो में ही बताया कि NIT के लिए भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो हैं उसके ऊपर इन्होंने काम भी किया, और माशाल्लाह आज you see over a dozen exchange traded fund. Every bank has ETF, and because of ETF we have some liquidity added to the market, a new class of investor added to the market. जब इनसे बातचीत हुई मईशत के आलमी मंजरनामे की, तो अमार हबीब ने हमें बताया कि पाकिस्तान न 3 में है न 13 में है, जस्ट राउंडिंग एरर। इसको आप न टेक्नोलॉजी, ना कैपिटलाइजेशन, ना रिजर्व्स, ना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक वैल्यू में किसी जगह भी किसी इक्वेशन में इसको आप फिट करके फिक्स करके बातचीत नहीं कर सकते हैं, एनालिसिस नहीं कर सकते। बट ये ज़रूर है कि जिस तरह एक साहब फरमाते हैं कि बख्शू को कोई ना कोई काम ज़रूर मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज़ हैपनिंग के सम डॉलर की फॉलिंग इन आर क्रेडल, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी देर के लिए मईशत में चल चलाओ हो जाती है। व्हाट ही मेंट बाय दैट वाज कि पाकिस्तान के लिए ये चीज़ ज़हर कातिल है, बिकॉज़ जब भी ये हुआ है तो उसकी वजह से आपकी PIA की प्राइवेटाइजेशन रुकी है, उसकी वजह से बड़े बड़े नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट हैं वो ऑफलोड होते होते बचे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये वाला फ़लसफ़ा कि इट इज़ नॉट द बिज़नेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन द बिज़नेस, ये हमेशा फेल इस वजह से होता है कि कहीं ना कहीं से डॉलर बरस रहे होते हैं, और फिर सिस्टम जो है उन डॉलर को एंजॉय करना शुरू कर देता है, और साइड लाइन हो जाती हैं इकनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर पाकिस्तान के सारे एसेट प्राइवेटाइज हो जाएं, सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट प्राइवेटाइज हो जाएं, तो यकीन मानिए कि ये जो बजट में 50% का खसारा है ये एड्रेस किया जा सकता है। आज टैक्स की मशीनरी सारी की सारी फोकस्ड इस चीज़ पे है कि कहीं से डॉलर चुरा कर, घुमा कर, ख़रीद कर, कुछ भी करके ले आओ, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत में 60-70 अरब डॉलर की इंपोर्ट होंगी, उस पर सीधा सीधा ठप्पा टैक्स का लगाओ। पेट्रोल की इंपोर्ट है, वो एक आम सारिफ ने ख़रीदना है, उस पर लेवी 100 रुपये 125 रुपये की लगाओ, एंड सिस्टम डजंट वांट टू डू एनी वर्क। दूसरी जानिब हमने बहुत अच्छी बातचीत और तजज़िया लिया मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस है। मोहम्मद अली इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड इज़ डूइंग अ ग्रेट वर्क। वो एसेट जिनके लिए कहा जाता है कि शायद ख़रीदार ढूंढना मुश्किल हो, उन एसेट को सम हाउ ही इज़ एबल टू सेल, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके ख़जाने में पैसे आए या ना आए, लेकिन ये तय है कि आपके ख़जाने पे जो सालाना बोझ पड़ रहा है वो ज़रूर कम हो रहा है, एफिशिएंसी आ रही है। हबीब बैंक UBL इसकी ज़िंदा मिसालें हैं, एलाइड बैंक इसकी ज़िंदा मिसाल है कि जिसकी वजह से हमने देखा है कि ख़जाने पे सालाना पड़ने वाले जो अरबों रुपए के बोझ हैं वो कम हो गए। बाज़ार हिस्से से मुतालिक उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्ट हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि बाज़ार हिस्से 160 रुपये से 240 पे आ गई है, तो इसमें 20-25% की अभी भी गुंजाइश है। एंड ही सेड दिस कि अभी सिर्फ 125% की इन्फ्लेशन एडजस्ट हुई है जो पिछले 7-8 सालों की है, एंड बाज़ार में अभी री रेटिंग की गुंजाइश है। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट सेड by a broker, by an equity analyst, by somebody who loves the capital market. This is said by an economist who knows the economy. So देखेंगे और इस चीज़ का दोबारा तज्जिया लेंगे 2-3 महीने बाद कि बाज़ार
एक्चुअली इन लेवल्स पर भी कितना स्ट्रॉन्ग है, सस्टेन कर रही है, और जो मोहम्मद अली काम कर रहे हैं, जो इकनॉमिक टीम फाइनेंस मिनिस्टर की काम कर रही है, उसको देखते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं इनकी जूबरेंस और एक्साइटमेंट कितनी कायम रहती है। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।